बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिव शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र बी तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए पेपर 1 का मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर के प्रस्तुत हो। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र के पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर में जो प्रश्न बताए जाएंगे उसके आंसर्स को भी बताने का प्रयास इस वीडियो में मैं करने का प्रयास करूंगा पूर्ण रूप से। ओके, तो आप बिल्कुल चिंता न करिए। सॉल्व मॉडल पेपर होगा आपका बीए तृतीय वर्ष अर्थात बीए पार्ट 3, बीए थर्ड ईयर, बीए लास्ट ईयर, बीए फाइनल ईयर, जो कुछ भी आप जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स का अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स लिया तो उसका 3 पेपर होंगे। और उन 3 पेपर में बात किया तो जो पेपर 1 होगा आपका उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? जो पेपर 1 है और इसके बाद में पेपर 2 आपका आएगा। पेपर 2 के बाद में फिर पेपर 3 जो आएगा उसमें खंड आ और बा दोनों रहेंगे। तो जो पेपर 2 है उसका क्या नाम है भाई? पेपर 2 का क्या नाम है? पेपर 2 का नाम है भारत की आर्थिक नीति। पेपर आपके 3 का जो ए पोर्शन है उसका नाम है परिमाणात्मक विधियाँ अर्थात क्वांटिटेटिव मेथड। और पेपर जो 3 का जो सेकंड वाला भाग है आपका उसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो इन दोनों में से केवल एक ही पेपर का, चाहे जो भी छात्र छात्र हैं, जैसे आपको परिमाणात्मक विधियां पढ़ना है तो आप उसको चूज करेंगे परीक्षा फॉर्म में। अगर आपको आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ना तो आप ये चूज करेंगे। मतलब दोनों में से केवल एक ही पेपर आपको देना पड़ेगा, दोनों पेपर नहीं देने पड़ेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के आपको 3 ही पेपर देने होंगे। लेकिन पेपर 3 में आपकी चॉइस होगी, चाहे आप जो है आ वाला ले लें, चाहे आप बा वाला ले लें, दोनों में से एक लेना है। ओके, अब हम बात करें किसके बारे में? अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिरकार पेपर 1 का क्या नाम है। तो पेपर 1 का आपके क्या नाम है भाई? पेपर 1 के आपके नाम है, क्या नाम है पेपर 1 का? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो पेपर 1 का नाम अभी यहाँ पर हमने लिखा, अभी आपको दिखाएंगे। तो पेपर 1 की एक प्रकार से मॉडल पेपर है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। पिछले 5-6 वर्षों में ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं लगातार। तो मैं देख रहा हूँ ऐसे प्रश्न जो कि लगातार आपकी परीक्षा में आ रहे हैं और लगातार मतलब कि 2022 में आने की संभावना है। आने वाली परीक्षा 23 के लिए भी लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि 23 के बाद में जब 24 हो जाएगी तो यह वीडियो जो होगी एक प्रकार से वो एक प्रकार से नए सिलेबस के अनुसार जो है पाठ्यक्रम होगा, लेकिन 23 तक ये चलेगी। ओके, देखते हैं भाई। वित्तीय वर्ष आपका यहाँ पर देखें, सभी लोग देखिए। वित्तीय वर्ष अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स पेपर 1 का क्या नाम है? अर्ध विकसित देशों का आर्थिक विकास। क्या नाम है? अर्ध विकसित देशों का आर्थिक विकास पेपर का नाम है। अर्थात अंग्रेजी में बात करें तो क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ द लेस डेवलपमेंट कंट्रीज। ओके, तो उसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। ओके, चलिए। पेपर आपका जो होगा खंड जो है 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ, बा और सा। मैं खास करके लिखित वाला जो मॉडल पेपर ये आपके समक्ष में दे, मतलब यहाँ पर ये है मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमने जो है 10 प्रश्नों को, अति लघु उत्तरीय के प्रश्नों को 10 रखा है। 10 हमने जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा है और 5 हमने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को रखा है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न आपके यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर ये 25 प्रश्न आप लोगों ने तैयार कर लिए, निश्चित तौर पर आपसे यहीं से प्रश्न आने हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, तो यहाँ पर आपको सभी प्रश्न करने होंगे अति लघु उत्तरीय के। ऐसा मॉडल पेपर हमने इसमें सेट करा है और 50 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा ये। अगर इसको आप लोगों ने 3 घंटे में सॉल्व कर लिया तो समझो आप अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, एक बार वीडियो को सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, उसके बाद में आप इन प्रश्नों को लिखिएगा कहीं पर, या फिर आप जो है हमारा एक ऐप लॉन्च हुआ है। ऐप लॉन्च हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ऐप लॉन्च हुआ है शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और ऐप की लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर कोर्स वगैरह भी आप लोगों की, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं करवा दूंगा। ओके, कोर्स की भी वीडियो जल्दी आपके समक्ष आइए। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न आपके समक्ष है, आर्थिक विकास की विशेषताएं बताइए। आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं भाई? तो सबसे पहले जानिए आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता लिखिएगा। पहली विशेषता क्या लिखेंगे भाई? आर्थिक विकास की विशेषताओं में पहली विशेषता लिखेंगे परिवर्तनशील प्रक्रिया होती। क्या? आर्थिक विकास जो होता है हमेशा परिवर्तित होता रहता है, अर्थात इसकी प्रक्रिया जो होती है, मतलब आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सदैव परिवर्तनशील रहती है। दूसरी प्रक्रिया, दूसरा विकास मतलब विशेषता इसकी ये है आर्थिक विकास की, कि सांख्यिकीय व गणितीय तत्वों का प्रयोग जो है आर्थिक विकास में किया जाता है। तीसरी बात यह है कि राष्ट्रीय आय एवं सैद्धांतिक अध्ययन जो है आर्थिक विकास की विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित होता है। तो क्या लिखेंगे? तीसरा राष्ट्रीय आय एवं सैद्धांतिक अध्ययन। चौथा क्या लिखेंगे आप? क्षेत्रीय अध्ययन। ओके, आर्थिक विकास क्षेत्रीय अध्ययन की मतलब कि आर्थिक विकास की विशेषता ये भी है कि क्षेत्रीय अध्ययन। ओके,
पांचवा आप लिखेंगे क्या, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। छठवा आप विशेषता बता सकते हो व्यापक अर्थशास्त्र। और सातवीं विशेषता आप बता सकते हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर। पांचवी विशेषता आप जो है आप बता सकते हो आठवीं विशेषता कौन सी, आठवीं विशेषता आश्रितों की अधिक संख्या। और आप नवीं विशेषता बता सकते हो कृषि भूमि की मात्रा कम। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो कि आर्थिक विशेष मतलब आप विकास की अवस्थाएं हैं, मतलब कि विशेषताएं हैं, आर्थिक विकास की अवस्था जो है विशेषताएं हैं। तो ये हमने आपको बता दी, विशेषताओं को आपने सुन लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष कौन सा है। अगला प्रश्न है अल्प विकसित देशों की आर्थिक समस्याएं बताइए। अल्प विकसित देशों की आर्थिक समस्याएं बताना है, कितने शब्दों में, 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भाई समस्या। पहली समस्या ये है अल्प विकसित देश जो हैं, जैसे कि अल्प विकसित देश जो हैं अर्थात जिनका विकास कम हुआ है। तो ऐसे देश जिनका विकास अभी जो है नहीं हुआ है या आधे विकसित हुए हैं अर्थात विकासशील हैं, लगभग विकासशील से भी नीचे की श्रेणी में आते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनकी क्या क्या समस्या है। तो पहली समस्या होती है पूंजी निर्माण करने में, अर्थात उनके पास पूंजी नहीं होती है, जो कि जो अल्प विकसित देश होते हैं। दूसरी बात यह है कि आधारभूत संरचना का इसमें क्या होता है, आधारभूत संरचना का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि बाजार की अपूर्णताएं भी अल्प विकसित देशों की जो है आर्थिक समस्या के अंतर्गत आती है। चौथी आर्थिक समस्या होती है अल्प विकसित राष्ट्रों की कि व्यापक जो है बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर व्याप्त होती है। अब बेरोजगारी जो है उसकी जो दर होती है उच्च होती है। पांचवी बात यह है कि भूमि एवं कृषि संबंधी समस्याएं यहाँ पर बड़ी जटिल हैं अल्प विकसित देशों में। छठवीं इसकी समस्या ये है कि निर्धनता का दुष्चक्र चक्र जो है यहाँ पर रहता है। तो ये अल्प विकसित देशों की आर्थिक समस्याएं लिख सकते थे क्या, पहला पूंजी निर्माण, दूसरा आधारभूत संरचना का अभाव, तीसरा बाजार की अपूर्णताएं, चौथा व्यापक बेरोजगारी की समस्याएं, पांचवा क्या लिखेंगे भूमि एवं कृषि संबंधी समस्याएं, और छठवा क्या लिखेंगे निर्धनता का दुष्चक्र। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखें, तीसरा नंबर प्रश्न है बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया भाई, बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए जो है सुझाव दीजिए। देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और उसको नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय दिए जा सकते हैं। आप लिखेंगे तो आप कैसे कैसे बताएंगे, तो आप लिखेंगे जो है कुछ उपाय हैं जो कि बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकते हैं। वो उपाय इस प्रकार से हैं। आप पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि पर अगर नियंत्रण रखा जाए, मतलब कि अगर जनसंख्या वृद्धि जो हो रही लगातार, जिस गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसको रोकी नहीं जाती है तो गरीबी बढ़ती रहेगी। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कृषि में सहायक धंधों का विकास भी कृषि के साथ साथ किया जाए, ताकि क्या हो लोग जनसंख्या जो है बेरोजगारी से जो है रोजगारी की दर में वृद्धि, मतलब कि लोग जो है बेरोजगार जो है वो रोजगार पा सकें। तीसरी बात यह है कि गांव में रोजगार उन्मुख नियोजन की आवश्यकता चाहिए, ताकि अगर आवश्यकता हो गई रोजगार जो है उन्मुख नियोजन की, तो उसमें लोग जो है काम करेंगे। चौथी बात यह है कि भाई लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, इसके कारण से बहुत सारी नौकरियां मिल सकती हैं लोगों को और लोग अपना जो है धंधा करके आसानी से कमा सकते हैं। पांचवा आप कार्य कर सकते हैं कि प्राकृतिक साधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करा जाए, ताकि जो है उसका दोहन भी उचित तरीके से किया जा सके, ताकि लोग जो है वहाँ पर भी जा करके काम कर सकें। तो उचित जो है बेरोजगारी दर को हम नियंत्रित कर सकते हैं। और छठवीं बात यहाँ पर आप बता सकते हो कि शिक्षा प्रणाली में एक सुधार कर दिया जाए। शिक्षा प्रणाली में अगर हम सुधार कर देते हैं, जैसे शिक्षा नीति बदली तो आर्थिक नीति में भी जो है परिवर्तन आएगा, बेरोजगारी दर में थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। सातवीं इसकी समस्या ये है, मतलब कि सुझाव ये है बेरोजगारी को जो है नियंत्रित करने का, कि उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्या सॉरी वो तो दिया ही जाए। सातवीं बात हमने क्या बताई, रोजगार जो है विनिमय जो है विद्यालयों रोजगार जो है विनिमालयों का विस्तार किया जाए। मतलब कि जो विनिमय होता है, रोजगार का जो विनिमय होता है अर्थात आदान प्रदान, जैसे मान लेते हैं आपके पास गेहूं हुआ, हमारे पास चावल हुआ, तो हम गेहूं चावल आपस में बदल लें। आप हमको चावल दे दो, हम आपको गेहूं दे दें। तो इस प्रकार से मतलब हम हमारे सामान जो पास है वो हमने आपको दे दिया, और आपके पास जो सामान है उसके बदले में हमने आपने हमको दे दिया उसी कीमत के बराबर। तो ये होता है आपका क्या, विनिमय। तो ये समझ में आ गई बातें। ओके, तो सातवां क्या हो गया, सातवां हमने आपको बता दिया कि रोजगार जो हो वो विनिमय, मतलब कि रोजगार जो है विनिमयालयों का विकास किया जाए। और आठवीं बात ये है कि जो है उद्योगों में उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग किया जाए। और नवीं इसका कार्य ये हो सकता है कि श्रम प्रधान तकनीकी पर बल दिया जाए। और दसवां बता सकते हो कि रोजगार के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाए।
तो कई सारे कार्य किए जा सकते हैं जिसके कारण से जो है बेरोजगारी दर जो है या फिर बेरोजगारी जो है उसको नियंत्रित हम कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके समक्ष है कि विश्व बैंक से क्या तात्पर्य है। विश्व बैंक से क्या तात्पर्य है, विश्व बैंक होता क्या भाई, विश्व बैंक को होता क्या है, विश्व बैंक किसे कहते हैं। विश्व बैंक की बात की जाए तो प्रश्न क्या है कि विश्व बैंक से क्या अर्थ है। तो एक व्यक्ति है, बात की जाए एक व्यक्ति हैं जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, एक जो है सम्मेलन हुआ था जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो 1944 में हुआ था और उसी में जो है निर्णय लिया गया और उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास की मतलब विकास बैंक की स्थापना 1945 में की गई। किस बैंक की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 में की गई। किस सम्मेलन के द्वारा, तो ब्रिटेन जो है वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में। और 1945 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना हो जाती है। और इस बैंक ने 1946 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चूँकि इस बैंक की सदस्यता विश्व के सभी लोगों मतलब देशों के लिए खुली थी, इसीलिए इसी को विश्व बैंक कहा जाने लगा। किंतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी अधिकरण तथा निवेश जो है विवादों के समाधान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जैसी सहयोगी संस्थाओं के अस्तित्व में आ जाने के बाद निम्नलिखित संस्थाओं को मिलाकर के एक समूह को विश्व बैंक कहा जा सकता है। तो ये विश्व बैंक के बारे में कुछ बातें आपको बताई। अगर आपसे यही पूछ लेता है कि विश्व बैंक के क्या कार्य हैं, इसको बताइए, तो क्या कार्य बताएंगे। पहला कार्य होता है विश्व बैंक का कि विभिन्न स्रोतों से पूंजी जुटाकर सदस्य देशों की विकासात्मक परियोजनाओं हेतु ऋण का प्रदान करना जो है इसका कार्य होता है। अर्थात सभी देशों से थोड़ी थोड़ी मुद्रा ले लिया और कोई किसी देश को रिक्वायरमेंट है उधार की या उसको आगे चलाने के लिए देश को, तो वो यहाँ से दे जाता है। ओके। दूसरी बात यह है कि दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर इस प्रकार जो है कि रखी जाए ताकि विकासशील और पिछड़े देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। और जो है तीसरी बात यह है कि विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधनों को जुटाना, ये तीसरा कार्य इसका होता है बैंकों का, विश्व बैंक का। चौथा कार्य है कि निधियों का निर्माण करना। पांचवा कार्य है कि निजी ऋणों पर गारंटी प्रदान करना। तो ये कई सारे कार्य हैं जो कि हमने आपको बता दिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, छठवां नंबर प्रश्न देखेंगे। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है भाई, दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है, पांचवा नंबर प्रश्न अभी हमने नहीं बताया। पांचवा प्रश्न, आर्थिक नियोजन की परिभाषा दीजिए। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या होता है इसकी परिभाषा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्थिक नियोजन की बात की जाए तो आर्थिक नियोजन जो है वास्तव में दो शब्दों से मिलकर के आपका बना होता है। पहला है आर्थिक और दूसरा है क्या, नियोजन। आर्थिक मतलब होता है आर्थिक क्रियाएं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उसका मतलब आर्थिक होता है। और नियोजन का मतलब होता है कि भविष्य की कठिनाइयों के विरुद्ध उचित प्रबंध करने जो है अगर किया जाए तो उससे संबंध रखता है कौन, नियोजन। नियोजन माने होता है आयोजन करना। तो इस प्रकार से बात की जाए तो आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहले से सुविचरित प्रबंध करना ही क्या होता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है। अब बात की जाए आर्थिक नियोजन की परिभाषा किस प्रकार से विद्वानों ने दी है। तो एक व्यक्ति हैं हेयक, और हेयक महोदय कहते हैं आर्थिक नियोजन की परिभाषा को देते हुए कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय केंद्रीय सत्ता द्वारा उत्पादक क्रियाओं के निर्देशन से है। क्या कहा, हेयक महोदय ने आर्थिक नियोजन की परिभाषा को देते हुए कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय केंद्रीय सत्ता के द्वारा उत्पादक क्रियाओं के निर्देशन से होता है। ये परिभाषा किसकी है, हेयक महोदय की है, हेयक महोदय की। जबकि एक विद्वान और हैं आपके एच.डी. जो है डिकिंसन, एच.डी. डिकिंसन महोदय कहते हैं आर्थिक नियोजन की परिभाषा को देते हुए कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, कहाँ, कैसे और कब उसका उत्पादन किया जाए तथा उसका विवरण किसको दिया जाए या फिर किसको किया जाए, इस संबंध में निश्चित अधिकार तथा संपूर्ण व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के पश्चात सचेत तथा महत्वपूर्ण निर्णय करने को आर्थिक नियोजन कहते हैं। ओके, ऐसा आप लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। नियोजन के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आपका सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना, उच्च जीवन स्तर करना, नैतिक स्तर में वृद्धि करना, ये कई सारे कार्य हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन सा प्रश्न है भाई, पांचवा नंबर प्रश्न है, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है। दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है भाई,
तो विकास क्रम में उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गए, कनाडा है गया आपका, यूरोपीय संघ की तुलना में पिछड़े रहे जो दक्षिणी देश हैं, मतलब कि संयुक्त राज्य इन सभी की तुलना में जो जैसे कि उत्तरी ध्रुव के दो बहुत ज़्यादा उत्तरी जो ध्रुव है या फिर जो विषुवत रेखा है उसके उत्तर वाले जितने भी जो है जो देश हैं वो धनी है, जो दक्षिण वाले गरीब हैं, और जो है उत्तर वाले जो होते हैं वो दक्षिण वालों की कभी कभी क्या करते हैं भाई कम सुनते हैं, इसीलिए दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है एक व्यवस्था चालू की गई है। तो हुआ क्या कि जो यूरोपीय संघ की तुलना है उससे पिछड़े हुए जो देश हैं दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश हैं जो अल्प विकसित देश हैं उनके द्वारा आपस में क्या किया गया है, आर्थिक सहयोग की पहल को दक्षिण दक्षिण सहयोग नाम दिया गया है। वस्तुतः यह ज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी पूंजी तथा आर्थिक संसाधनों को साझा करने की विकासशील एवं अल्प विकसित देशों की एक पहल जो धीरे धीरे क्या करती है, विकास पथ पर अग्रसर हो रही है। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में एक इकाई भी स्थापित की गई है, और दक्षिण दक्षिण सहयोग ने अब तक मतलब कि अब दक्षिण अमेरिका अफ्रीका सहयोग का स्वरूप धारण कर लिया है। इसके अब तक 2 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन नाइजीरिया में हुआ था और नाइजीरिया के अबूजा शहर में 2006 में हुआ था, तथा दूसरा शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो वेनेजुएला के मार्गरीटा द्वीप पर सितंबर 2009 में हुआ था। तो ये एक प्रकार से दक्षिण दक्षिण सहयोग है जो कि हमने आपको बता दिया। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी देश हैं उन्होंने अपना अपना मतलब कि अलग अलग देशों ने कुछ सहयोग बनाया है ताकि वो आपस में एक दूसरे की क्या कर सके, आर्थिक रूप से मदद कर सकें। छठवां प्रश्न आपके समक्ष है। छठवां प्रश्न, विदेशी पूंजी की आवश्यकता किन किन कारणों से होती है। विदेशी पूंजी की आवश्यकता किन किन मतलब कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो पहला कारण आपका कौन सा भाई, पहला कारण है कि प्राकृतिक साधनों के उचित विदोहन से। क्या प्राकृतिक साधनों के उचित विदोहन हेतु जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता क्या होती है, आधारभूत उद्यमों की स्थापना करना हुआ। तो जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो चाहे आप कोई प्राकृतिक साधन जो है उसका दोहन कर रहे हैं, जैसे प्राकृतिक साधन जैसे आपकी ज़मीन हो गई, अब ज़मीन में आपकी गेहूँ बोना, आपके पास पैसे नहीं गेहूँ बोने के बीज के लिए, ना पैसा ना खाद डालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है पूंजी लेंगे। पूंजी की आपकी आवश्यकता होगी। तो वही प्रश्न कह रहा है कि विदेशी पूंजी की आवश्यकता किन कारणों से होती है। तो प्राकृतिक साधनों के उचित विदोहन हेतु। दूसरी बात क्या है, आधारभूत उद्यमों की स्थापना की, बहुत सारे लोग जो है कर्जा लेते हैं स्थापना करने के लिए। विदेशी तकनीकी ज्ञान का लाभ लेने के लिए लोग जो है विदेशी पूंजी की आवश्यकता उनको पड़ती है। और चौथी बात यह है कि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हो जाती है इससे। पांचवी बात यह है कि जो है इसकी जो है आवश्यकता ये है कि बचतों एवं विनियोग को प्रोत्साहन दिया जाता है। छठवीं बात यह है कि आर्थिक नियोजन पर ध्यान देते हैं, मतलब कि आवश्यकता होती है विदेशी ऋण की, और जो है बेरोजगारी में कमी आती है। और साथ ही साथ आठवीं बात की जाए तो क्या होता है भाई, क्या होता है, व्यावसायिक जोखिम में कमी आती है। और नौवीं बात आप लिख सकते हैं कि भुगतान असंतुलन में सहायता प्रदान होती है। 10वीं बात आप बता सकते हैं कि मुद्रास्फीति की कम संभावना रहती है। तो ये कई बातें थी जो अगर आप बता देते तो एग्जाम्स में आपको नंबर अच्छे मिल सकते थे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कौन सा भाई, 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। 7वां नंबर प्रश्न है, असंतुलित विकास का क्या अर्थ है। असंतुलित विकास का क्या अर्थ है भाई, बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। असंतुलित अर्थ का क्या विकास है, सॉरी, असंतुलित विकास का क्या अर्थ है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपका क्या है कि असंतुलित विकास का क्या अर्थ है, समझिए भाई। तो आप लिखेंगे कि असंतुलित विकास में देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक साथ विकास नहीं किया जा सकता, वरन कुछ ऐसे क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाता है जो आर्थिक विकास की गति को तीव्र जो है बढ़ा दे, अथवा जिनके विकास से आर्थिक विकास की गति को बल मिले। उदाहरण के लिए कृषि तथा आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास ने संपूर्ण विकास की गति तीव्र मतलब कि उसकी गति तीव्र होती है। असंतुलित संबंधी समृद्धि का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि अल्प विकसित देशों में पूंजी व तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण सभी क्षेत्रों में समान वितरण अनार्थिक सिद्ध होगा और इससे साधनों का क्या होगा, अपव्यय होगा। ये कई सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आप लिख सकते थे, आसानी से आपको नंबर मिल जाते।
वहीं अगला प्रश्न आपका 9वां नंबर है कि भारत के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से हैं, बताइए। तो भारत के प्रमुख खनिज संसाधन कौन कौन से भाई? तो भारत के प्रमुख खनिज संसाधनों में पहला हो गया आपका, जैसे कि बात की जाए, अभ्रक हो गया, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, कोयला हो गया, लिग्नाइट हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, और जिप्सम हो गया, सोना हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, और भी तमाम सारे खनिज जो है लवण, जैसे कि जस्ता और सीसा हो गए, चूना पत्थर हो गया आपका, अणु शक्ति खनिज हो गई। ये कई प्रकार के खनिज होते हैं जो कि भारत के प्रमुख संसाधनों में शामिल हैं। भारत में खास करके कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र बताइए। तो भारत में कोयला उत्पादन के मुख्य क्षेत्र में आपका बिहार और पश्चिमी बंगाल राज्य आता है, जो कि अधिकांश कोयले का उत्पादन करते हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। भारत के संपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला गोंडवाना क्षेत्र और दूसरा टर्सरी क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र बांटे जा सकते हैं कोयला उत्पादन के। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो खनिज संसाधनों के बारे में हमने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर है, योजना मॉडल किसे कहते हैं भाई? योजना मॉडल किसे कहते हैं? योजना मॉडल से क्या तात्पर्य है आपका? बढ़िया प्रश्न, एग्जाम्स में आ सकता है प्रश्न। योजना मॉडल क्या है भाई, समझते हैं योजना मॉडल क्या है। योजना मॉडल की बात की जाए तो योजना मॉडल जो होता है आपका क्या है भाई? योजना मॉडल जो है आपका वो क्या है? तो योजना अथवा इसी योजना को आयोजन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसे मॉडल होते हैं जो कि अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें आर्थिक विकास के लिए योजनाओं से संबंधित जो है के संबंध जो है ये बनाए जाते हैं। और एक मॉडल आर्थिक चरों के बीच संबंधों को व्यक्त करता है और जो सरलीकृत मान्यताओं के समूह के भूत की घटनाओं की सहायता तथा भविष्यवाणी करते हैं। दूसरे शब्दों में एक मॉडल में समीकरणों की श्रृंखलाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें से प्रत्येक निश्चित चरों में संबंध को व्यक्त करती हैं। इस अर्थ में एक योजना मॉडल गणितीय समीकरणों की श्रृंखलाएं होती हैं। ये समीकरण आर्थिक विकास के लिए एक योजना का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो ये कई सारी बातें। योजना मॉडल के लाभ की बात की जाए तो योजना मॉडल के कई लाभ होते हैं, जैसे कि योजनाओं की लक्ष्यों की इष्टता अथवा संगति की जांच करने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये लक्ष्यों की प्रतिष्ठित करने के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, ये परियोजनाओं के चुनाव और मूल्यांकन के लिए ढांचा प्रस्तुत करते हैं। और चौथी बात कि ये अर्थव्यवस्था की संरचना की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। और पांचवी बात है कि इनकी क्रियाशीलता अच्छी रीति निर्णय लेने में सहायक होती है। ये सारी बातें क्या है भाई? ये योजना मॉडल के लाभ हैं। ओके, तो ये 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के मतलब कि छोटे छोटे हो गए। अब बाकी की जो लिखित वाले आपके हैं, अब इन सभी के बारे में हम जो है कल चर्चा करेंगे। हालांकि अगर आप लोग कहें तो मैं एक आध दो प्रश्न आपको बता दिया जाए। थोड़ा सा तबीयत मेरी डाउन है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि कल इन सभी की वीडियो आपको दिया जाए। या फिर जैसा आप कहेंगे उस हिसाब से आगे का कार्य होगा। तो आप सभी लोग सोच समझ कर बताइएगा। ओके, सभी लोग एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका कि भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय बताइए। भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय बताइए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता है। मज़ेदार बात यहाँ पर ये होती है कि अगर एक प्रश्न अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था यही होती है पेपर में। ठीक है, आइए हम देखते हैं भुगतान संतुलन के जो है ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। अच्छा प्रश्न आपके समक्ष है। भुगतान संतुलन को ठीक करने के कई उपाय आप लिख सकते हैं एग्जाम्स में। अब मैं आपको ये करके बताता हूँ, आप लोग सुनिएगा ठीक से। ओके, इन प्रश्नों को आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। 200 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय, पहला उपाय होता है आपका मौद्रिक उपाय, दूसरा होता है अमौद्रिक उपाय। तो जो मौद्रिक उपाय होता है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है अवमूल्यन, दूसरा होता है मुद्रा के बाह्य मूल्य का ह्रास, तीसरा होता है मुद्रा संकुचन। और जो आपका खंड बा होता है वो अमौद्रिक जो उपाय होता है भुगतान संतुलन का, वो ये होता है जो है
ये उपाय जो होते हैं आयातों को नियंत्रित तथा निर्यातों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि आयात प्रतिबंध हुआ इसमें, तो ये क्या है, एक प्रकार से आमौद्रिक संतुलन को ठीक करने के उपाय हैं। दूसरी बात ये है कि निर्यात वृद्धि कर दी जाए। तीसरी कि संरक्षण मिल जाए। चौथा व्ययों को रोकना तथा जो है आय को बढ़ाना। पांचवा इसका ये कार्य है कि जो है प्रशासनिक कार्य। छठवां है विदेशी विनियोगों को आकर्षित करना। सातवां है विदेशों से ऋण प्राप्त करना या विदेश में जमा संपत्तियों को बेचना। आठवां लिख सकते हैं पर्यटन एवं अन्य सेवाओं में वृद्धि। और आप आगे बता सकते हैं 10वां सरकारी मतलब कि सॉरी तस्करों पर प्रभावी रोक। और 11वां पर जो है लिख सकते हैं कि ऋण भुगतानों की अवधि को आगे बढ़ाना। ओके, तो ये कई सारे कारण हैं जो कि हमने आपको बता दिए, उपाय हमने बता दिए। तो यहीं पर क्या और करके प्रश्न दिया है, तो जब भी आपके एग्जाम्स में और करके प्रश्न देगा तो और माने होता अथवा अर्थात ये दूसरा प्रश्न जो है आपका इसी के लिए देगा। अगर मान लेते ये प्रश्न आपको नहीं करने में जो है आप पता है एग्जाम्स में नहीं जानते, तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। तो चाहे नीचे वाला करोगे चाहे ऊपर वाला करोगे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का नंबर भी सेम है। ऐसा नहीं कि आप पहला करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, अगर बाकी पीछे करेंगे तो 8 मिलेगा, नहीं पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ओके, आगे समझते हैं भाई। अब मैं आप सोच रहा हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं जल्द ही सभी पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, व्यापार संतुलन एवं व्यापार भुगतान मतलब कि व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में क्या अंतर होता है, हालांकि अंतर वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। उसके बाद मतलब इसको मैं दे रहा हूँ, भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में अंतर बता दे रहा हूँ। बाकी अभी जो है और भी प्रश्न के जो उत्तर होंगे मैं बाद में बताऊँगा। ओके, तो चलिए व्यापार एवं भुगतान संतुलन में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर लिखिएगा सभी लोग पहला अंतर लिखेंगे कि व्यापार संतुलन वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के बीच अंतर की ओर संकेत करता है, जबकि भुगतान संतुलन वस्तुओं और सेवाओं के कुल आयातों एवं कुल निर्यातों के बीच मतलब कि अंतर की ओर संकेत करता है। दूसरी बात यह है कि भुगतान संतुलन अपने आप में स्वतंत्र विवरण होता है, क्योंकि जबकि व्यापार शेष भुगतान संतुलन का ही एक भाग होता है। तो क्या भुगतान संतुलन अपने आप में एक स्वतंत्र विवरण होता है, जबकि व्यापार शेष जो होता है भुगतान प्रतिकूल हो जाता है। ओके, सॉरी, तो व्यापार शेष भुगतान संतुलन का एक भाग होता है। तीसरी बात यह है कि भुगतान सदैव जो है संतुलित होता है, जबकि व्यापार शेष संतुलित अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों होता है। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि अंतर के रूप में हमने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देख लीजिएगा, उत्तर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन से भारत को क्या लाभ हुए हैं, संक्षेप में बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। और क्योंकि प्रश्न दिया है अगला प्रश्न की योजना आयोग का संगठन दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न है कि गरीबी क्या है, कारण और इन्हें दूर करने के जो उपाय हैं उनको भी बताइए। अथवा आर करके प्रश्न दिया है कि नेल्सन मॉडल के लिए निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध से बचने के साधन बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आर करके दिया है कि नेल्सन मॉडल के निम्न स्तरीय जो है संतुलन अवरोध से बचने के जो है साधन जो है शामिल हैं। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि नेल्सन मॉडल के निम्न स्तरीय संतुलन अवरोध से बचने के साधन बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आ सकता है। चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, आर्थिक विकास के विभिन्न मापदंडों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और करके प्रश्न दिया कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अल्प विकास का कारण है, एक कथन है, इस कथन की व्याख्या आपको करनी संक्षेप में। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे किस एग्जाम में आ सकता है कि आर्थिक विकास के प्रमुख मापकों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। और अगला प्रश्न आपका कि आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। प्रश्न क्या है, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, अब यहाँ पर इतने प्रश्न खत्म होंगे। उसके बाद में हम दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्नों में प्रवेश करेंगे। दीर्घोत्तरी टाइप के जो प्रश्न होते हैं आपको करना कितने शब्दों में होता है, 500 शब्दों में एक प्रश्न को। और आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं 5 प्रश्नों में से। 5 प्रश्न दिए हुए यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों के प्रमुख लक्षणों पर प्रकाश डालिए। भारत के अल्प विकसित होने के प्रमुख कारणों को बताइए। अब इसमें लिखना कैसे, सबसे पहले आप अल्प विकसित देशों के जो है बारे में बताएंगे, अल्प विकसित देश की परिभाषा देंगे। उसके बाद में अल्प विकसित देशों के प्रमुख लक्षण, इस पर जो है प्रमुख लक्षण आप हेडिंग डालेंगे उसको। ओके, फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि भारत के अल्प विकसित जो है होने वाले मतलब कि होने के प्रमुख कारणों को बताइए। प्रश्न क्या है कि अल्प विकसित मतलब कि भारत के अल्प विकसित होने के प्रमुख कारण जो हैं उसको बताइए।
ये प्रश्न बहुत ज़्यादा, तो आगे आप हेडिंग डालेंगे कि भारत के अल्प विकसित होने के प्रमुख कारण। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा नंबर है जो है लिबिन्स्टीन के खिलाफ क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न तीसरा नंबर आप देखेंगे, प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में प्रोफेसर मिल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय जो है योजनाओं के संदर्भ में सविस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, अगला प्रश्न है आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में जो है अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कई सारे कथन थे जो कि हमने आपको बताए, और इन कथन के उत्तर को भी आपको लिखना है। फटाफट से मैं इस वीडियो को मतलब आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट का ऐप जो है आ चुका है, आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर स्टडी मटेरियल वगैरह PDF वगैरह मिल जाएगी आपको। ओके, और बाकी कोर्स वगैरह लॉन्च होंगे तो उस पर आपको प्राइज़ रखी जाएगी, आप लोग उसमें प्राइज़ दीजिएगा। उसके बाद में आपका उसमें जो है दाखिला लिया जाएगा और आप आसानी से कोर्स अपना पढ़ पाएंगे शुरू से लेकर के अंत तक। ओके, तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा शुक्ला हिस्ट्री पॉइंट का। तो आप देखिएगा तृतीय वर्ष का ये पेपर 3 है, इसकी वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। तो आप लोग इसका वेट करेंगे, और भी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको समक्ष रख दी है। तो आप लोग इस वीडियो को वेट करिएगा और जल्द ही आपके समक्ष और भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।